नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की वो सबसे चर्चित सीट, जिस सीट पर अगले चरण यानी छठवें चरण में जिस सीट पर मतदान होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बची 14 सीटों पर अगले चरण में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यानी छठे चरण में। और आज हम बात करेंगे उसी 14 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चित सीट प्रयागराज के बारे में। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है माही। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो दर्शकों को ये बता दें कि प्रयागराज सीट का जिस प्रकार से समीकरण है वो थोड़ा अजब देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी हमेशा इस सीट पर कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रयागराज सीट हमेशा से हिंदुत्व का गढ़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही, यानी बात करें पिछले 2 चुनावों की, 2014, 2019, इन 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही इस सीट पर जीत हासिल कर दिया है। 2014 का समीकरण और 2019 का समीकरण बेहद अलग था। 2014 के समीकरण में जिन वोटों के प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो वोटों का प्रतिशत और आंकड़ा 2019 में बिल्कुल अलग था। 2019 की बात करें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा चुनावी मैदान में उतरी थी और 4 लाख वोटों के पूरे आंकड़े से, यानी सीधे आंकड़े से रीता बहुगुणा ने वहां से जीत दर्ज की थी। इस बार 2024 के चुनावी आंकड़ों की, माफ करेगा, चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतरे हैं उनकी बात करें, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस से उज्जवल रमन सिंह इस बार प्रयागराज से चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रयागराज की सीट हमेशा से ही ब्राह्मणों का गढ़ रहा है। ब्राह्मणों का वोट सबसे ज्यादा प्रयागराज की सीट से आता है, इसीलिए प्रयागराज पर अगाड़ी जाति की जो जनता है वो सबसे ज्यादा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम दल हो, कहीं ना कहीं हमेशा ही अगाड़ी जाति को एक तरह का प्रमुख चेहरा बनाने के लिए तमाम नेताओं को, तमाम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारते हैं। अब हम बात करेंगे माही से इस बारे में कि माही को इस बार क्या लगता है कि प्रत्याशियों का, जिस प्रकार से प्रयागराज में एक तरह से आप देखें तो माही जो चुना गया है प्रत्याशियों को इस बार, और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है वो दोनों ही सांसदों के बेटे हैं। 2014-2019 में उनके पास सांसदी का पद था। 2014-2019 में आप देखें तो नीरज त्रिपाठी के पिताजी वहां से सांसद थे। 2004-2009 में कांग्रेस से जो इस बार उतरे हैं उज्जवल रमन सिंह, उनके पिता वहां से सांसद थे। कैसा समीकरण देखती हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि 2 सांसद के बेटे मैदान में आमने सामने हैं, ऐसे में माना यही जा रहा है कि पिता के नाम पर वोट पड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी ये राजनीति में इनकी शुरुआत है। और ऐसे में अगर पूरा समीकरण देखा जाए आश्रुति, तो ये अगर बनता हुआ नजर आएगा तो ये कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी होने वाला है। ये अगर जिस तरीके से चाहे कोई भी कैंडिडेट मैदान में है उस पर वोट इस बार पड़ नहीं रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 का नारा दिया है। कोई भी प्रत्याशी मैदान में हो, लेकिन प्रत्याशियों के फेस पर वोट नहीं पड़ रहे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के फेस पर चुनाव इस बार पूरा टिका हुआ है। लेकिन अब ऐसे में अगर बात कर लिया जाए, आपने बताया कि यहाँ पर ब्राह्मण वोट बहुत ज्यादा है, तो जब रीता बहुगुणा जोशी थी वो भी ब्राह्मण उससे श्रेणी से आती थी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्राह्मण वोट को साधने की पूरी कोशिश की थी और उसमें वो सफल भी रही थी। और आपने जिस तरीके से पूरी मार्चिंग बताई है वोटों की, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार का जो पूरा चुनावी समीकरण आप देखेंगे बहुत अलग दिखाई दे रहा है। ऐसे में उज्जवल रमन सिंह अगर मैदान में है, नीरज है, तो ऐसे में ये युवा नेता है, कहीं ना कहीं युवाओं को अब साधने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस बार आप चाहे भारतीय जनता पार्टी की एक अलग से छवि देखने को मिल रही है, चाहे आप पूरे देश की बात कर लीजिए, चाहे यूपी की बात कर लीजिए, खासकर प्रयागराज में भी आप देखेंगे वहां पर ब्राह्मण जाति के लोग ज्यादा रहते हैं या सवर्ण जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर जो उनका अटैचमेंट है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ देखने को मिलता है, क्योंकि इसका एक रीजन आप स्पिरिचुअल भी देख सकती हैं, रिलीजियस भी देख सकती हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आई है और वहां पर उन्होंने, चाहे कुंभ मेला हो, चाहे आप देखेंगे कि वहां पर मंदिरों का ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस तरीके से बेहतर तरीके से किया है, तो कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर अट्रैक्ट होती हुई दिखाई दी है। अब ऐसे में मैदान में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हो, कितना बेहतर अपने आप को पोर्ट्रे कर पाता है, उसके बेस पर भले वोट कांग्रेस को मिल जाए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को रखा है लोगों के बीच में, चाहे मंदिरों का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है।
देखिए, इस बार ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं जो उठ रहा है, अगर हम केवल प्रयागराज की ही बात करें और अगर हम उत्तर प्रदेश की उन सभी 80 सीटों की बात करें, तो इस बार बहुजन समाज पार्टी ने यानी मायावती की पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। ब्राह्मण वोटों की बात करें तो प्रयागराज में ब्राह्मण वोट जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं। क्या मायावती इस बार यहाँ से कुछ समीकरण बदलने की कोशिश करेंगी? क्योंकि अभी आप देखें कि 5 चरणों के मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। मायावती अभी तक भी जीत की ओर नहीं बढ़ती दिखाई दी है, ना ही उनके प्रत्याशियों में वो हौसला कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार और अब जो बचे 2 चरण है, क्या मायावती खासतौर पर प्रयागराज की सीट पे हिंदुत्व के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, दलित वोटों के नाम पे क्या प्रयागराज की सीट को साध पाएंगी? देखिए आश्रुति, यहाँ पर मायावती का अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट था मायावती के टाइम पर ब्राह्मणों को इतना ज्यादा तवज्जो मायावती जी ने नहीं दिया था। तो इसमें अगर आप बात करेंगी तो बात यही निकल कर सामने आती है कि मायावती कहीं ना कहीं प्रयागराज में आगे नहीं निकल सकती है, लेकिन हाँ वोटों में सेध हमारी जरूर कर सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने चुन चुन कर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, तो वहां पर प्रयागराज का जो उनका कैंडिडेट है वो फिट नहीं बैठता है। लेकिन अगर आप और 20 सीटों की बात करेंगे या फिर जिस हिसाब से मायावती ने 80 सीटों पर आपने बात की, तो आप देखेंगे कि उन्होंने दलित चेहरों को इस बार बहुत मौका दिया है, मुस्लिम चेहरों को बहुत ज्यादा मौका दिया है। तो ऐसे में जो आप सोचो कि सपा जिस तरीके से वो यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश करती थी, मुस्लिम वोट बैंक को और ब्राह्मण वोट बैंक को, लेकिन इस बार सपा ने सबको दरकिनार कर दिया है, चाहे यादव वोट बैंक हो, मुस्लिम हो या फिर ब्राह्मण हो, सबको। अब वो कहीं ना कहीं सपा का जो वोट है वो मायावती अपने पाले में लेने की पूरी कोशिश कर रही है और वो उनको मिलता हुआ भी दिखाई देगा वहीं। लेकिन अगर बात किया जाए कि मायावती प्रयागराज में कुछ बड़ा कर पाएंगी, वो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर कुछ बड़ा हो सकता है। ठीक है, 2019 की बात करते हैं। वहीं मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, 2019 में जिस प्रकार से हमने देखा था कि लोकसभा के चुनाव में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत कायम की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह पटेल, जब उन्हें चुनावी मैदान में अखिलेश यादव द्वारा उतारा गया था, तो समाजवादी पार्टी को एक तरह से देखे तो सपा इस बात से एक तरह से निश्चित थी कि प्रयागराज जो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का गढ़ कहलाता है, ब्राह्मणों का वोट जहां सबसे ज्यादा एक तरह से प्रत्याशी को मिलता है, उन्होंने राजेंद्र सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था। ब्राह्मणों के चेहरे में उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चित है। तो उस वक्त जिस प्रकार का समाजवादी पार्टी को एक तरह से आप देखें कि अपने ही एक तरह से आप देखें ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने हार का सामना करा था। रीता बहुगुणा 4 लाख के वोटों पे थी और वहीं पे सपा प्रत्याशी यानी राजेंद्र सिंह पटेल 3 लाख के वोटों पे थे। आप देखिए पूरे 1 लाख से ज्यादा के वोटों पे रीता बहुगुणा मत का अगर आप देखें आंकड़ों की बात करें तो 2019 में रीता बहुगुणा को क्लीन विन मिली थी। क्या इस बार बीजेपी वो पूरी रणनीति को दोहराएगी? क्योंकि प्रत्याशी इस बार रीता बहुगुणा नहीं है, उनका टिकट काट दिया गया है, उनकी जगह हमने भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया। तो क्या बीजेपी इस बार रणनीतिक तौर पर क्या सीट साध पाएगी? देखिए इसमें अगर आश्रिति देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सियासी पेच है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों को उनके पद से हटा दिया जो या तो फिर पार्टी पर थे या तो गद्दे पे थे या तो सांसद थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। वैसे में रीता बहुगुणा जोशी जो बहुत ज्यादा राजनीति में एक्टिव नहीं थी, थोड़ी शिथिल मानी जाती थी और उनको जो वोट मिला था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेस पर मिला था, नरेंद्र मोदी के फेस पर। हाँ, तो उनके फेस पर मिला था। तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती है कि रीता बहुगुणा जोशी वहां की जो जनता है, मैं प्रयागराज में काफी समय से रही हूँ, तो मुझे ये चीज पता है कि वहां पर जो जनता है खासा नाराज नजर आती थी रीता बहुगुणा जोशी से, और बल्कि जो वहां के मेयर्स थे जनता उनसे कनेक्ट कर पाती थी, उनसे जुड़ पाती थी। तो ऐसे में माना यही जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी ने यही एक मेजर रीजन था कि वो जनता से कनेक्ट नहीं कर रही थी, लोगों के बीच जाना उनका इतना नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी का टिकट बीजेपी ने इसलिए काटा। और ऐसे में बीजेपी का दूसरा कारण भी है, बीजेपी लगातार, आप चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, जैसे शिवराज सिंह चौहान को आपने देखा कि 4 बार वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर भी उनके पद से उनको हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे में इस बार जो बीजेपी चुनावी पूरा समीकरण तैयार की है, लेकिन उसमें आप देखेंगे उनको घाटा भी लगता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप वरुण गांधी की सीट पर देख लीजिए, पीलीभीत से जिस तरीके से उन्होंने नितिन को उतारा है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि भले पीएम मोदी के चेहरे पर
वोट मिल जाए उनको, लेकिन सांसद के तौर पर जनता किसी को स्वीकार नहीं कर पाती है। और वही रीजन रीता बहुगुणा जोशी के साथ था, और इस बार अगर प्रत्याशी मैदान में उतरता है, वो जनता के साथ जुड़ता है, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जनता उसको जरूर जिताएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रयागराज का जो सीट समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2014-2019 यानी आप देखें कि पिछले 2 महाचुनाव में, यानी पिछले 10 सालों से, पूरे दशक से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा बना रखा है। लेकिन इस बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी या मायावती की जो पार्टी है वो क्या भारतीय जनता पार्टी की नींव को कमजोर करती दिखाई देगी। फिलहाल अब देखना यह है कि प्रयागराज में आखिर सीट समीकरण कैसे बदलेगा। क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से सेंधमारी करने की कोशिश करेंगे? क्या वोटों का बंटवारा एक बार फिर से देखने को मिलेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां से क्लीन चिट, क्लीन विन लेकर जाएगी? फिलहाल अब इस पूरी खबर पर, हमारे इस पूरे मामले पर, पूरी बातचीत पर अब आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।